बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टारगेट 7 के साथ मैं हूँ एहतसास नकी और मेरे साथ मौजूद हैं सज्जाद तरीन साहब। नाजरीन, एक तो हम जिक्र करेंगे कि आज चेयरमैन कायमा कमेटी दाखिला सेनेटर रहमान मलिक ने एक लेटर लिखा है वज़ीर आज़म को, जिसमें कुछ मुतालबात किए गए हैं। इसका जिक्र करेंगे और वो लेटर ज़ाहिर है उस ज़िमन में है जो कि अमेरिका और इंडिया के दरमियान एक बुनियादी मालूमात की तबादले का जो मुआहदा हुआ था उस तनाजुर में है। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि आज भारतीय फ़ौज ने LOC पर बिला इश्तियाल फायरिंग की है, उसके हवाले से बात करेंगे। और इसके साथ साथ वफाकी काबीना का इजलास हुआ और उस पर जो ब्रीफिंग सामने आई, फिर उसके बाद वज़ीर आज़म ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें कुछ अहम फैसले किए गए, इसका जिक्र करेंगे। और इसके साथ साथ हम जिक्र करेंगे अमरीकी इंतखाबात का। सज्जाद तरीन साहब, सबसे पहले तो आप ये फरमाइएगा कि ये खबर सामने आई है कि चेयरमैन कायमा कमेटी बराए दाखिला ने सेनेटर रहमान मलिक ने पहले भी एक लेटर वज़ीर आज़म को लिखा था और फिर ये जो एग्रीमेंट हुआ जिस पर हमने एक पूरा प्रोग्राम भी किया था उस पर एक लेटर लिखा है। रहमान मलिक साहब, क्योंकि आपको पता है वज़ीर दाखिला रहे हैं, वैसे भी वो FIA के ऑफिसर भी रहे हैं, उनके अंदर एक इन्वेस्टिगेटर भी मौजूद है, तो वो जो ख़ास तौर पर मुल्की से जो सियासी सूरत हाल है उस पर वो कम नज़र रखते हैं और कम देखते हैं और बात भी कम करते हैं। लेकिन वो जो सरहदों की सूरत हाल है और ख़ास तौर पर इंडिया है और इंडिया जो कुछ कर रहा है, जो बैनुल-अक़वामी साजिश करता है, रहमान मलिक साहब उसको बहुत बारीक बिनी से देखते हैं। और गाय बगैर चाहे कोई हुकूमत हो, चाहे मुस्लिम लीग नून की हुकूमत हो या नवाज शरीफ वज़ीर आज़म हो या अभी इस वक्त प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है, वो ये बताते रहते हैं। और ये बहुत बड़ा मुल्की मफाद है। ये जो मुआहदा हुआ है, इस मुआहदे पे हमने बहुत डिटेल से एक प्रोग्राम किया है। और ये मुआहदा जो है ये सिर्फ चाइना के लिए नहीं है, इंडिया हमारा दुश्मन है और पूरी कौम को अब मुत्तहिद होना होगा। और ये रहमान मलिक साहब ने जो पॉइंट उठाए हैं ये बहुत अच्छे पॉइंट हैं जी। अच्छा, इसमें उन्होंने कुछ मुतालबात किए हैं। एक तो ना सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि पाकिस्तान से तो ये मुतालबा किया गया कि हुकूमत जो है इन मुतालबात की रोशनी में आगे बढ़े। एक तो अक़वाम मुत्तहिदा, सार्क, शंघाई ताउन तंजीम और OIC से उनके ये मुतालबात में शामिल है कि वो इस पर एक्शन ले और इसको रोकने की कोशिश करें। देखें, बात यह है कि उन्होंने उन तमाम फोरम की निशानदही की है जहां हम जाके बात कर सकते हैं, जहां हमारी बात मौसर साबित हो सकती है और कोई अमेरिका और इंडिया के इस मुआहदे के ख़िलाफ़ कोई पेशबंदी हो सकती है, कोई आवाज़ एहतजाज किया जा सकता है और दुनिया हमारी आवाज़ सुन सकती है। ये उन तमाम जगहों का तमाम फोरम की उन्होंने निशानदही की है और उन्होंने ये कहा है अपने ख़त में कि इस वक्त जो है इख्तलाफात नहीं बल्कि पूरी कौम को मुत्तहिद होने का वक्त है कि हम मुत्तहिद हो जाएं और जो इंडिया की साजिशें हैं उनका मुकाबला किया जाए। तो इस ज़िमन में आप क्या समझते हैं, क्या कुछ मज़ीद होना चाहिए? मैं समझता हूँ कि जो उन्होंने नकात पेश किए हैं उन नकात की रोशनी में हुकूमत को देखना चाहिए और जो फोरम्स उन्होंने बताए हैं, चाहे UNO हो, चाहे दीगर जो मुल्क हैं, उसमें हमारे इस्लामी बरादर मुल्क हैं, गो के इस्लामी बरादर मुल्क ख़ास तौर पर सऊदी अरबिया जो है उससे हमको इतने ज़्यादा अब तवक्को नहीं है हम रख सकते हैं, क्योंकि कश्मीर पर उन्होंने कुछ ज़्यादा हमारा खुलकर साथ नहीं दिया। लेकिन फिर भी हमें बात करनी चाहिए उनके साथ जाके और उनको ये बताना चाहिए कि ये इंडिया क्या कर रहा है। अच्छा, ये इंडिया का अब जिक्र हुआ है, अब कोशिश करेंगे कि रहमान मलिक साहब से भी बात हो जाए, लेकिन इसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि भारत ने एक मरतबा फिर LOC पर बिला इश्तियाल फायरिंग की है, एक शख्स ज़ख्मी हुआ है। एक जानिब से ये सूरत हाल पैदा हो गई है कि भारत जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा और पाकिस्तान बार बार अमन की बात कर रहा है। देखें, मैं आपको अर्ज़ करूं कि LOC पर जो है वो भारतीय जारियत वो जारी रहती है, किसी न किसी शक्ल में वो फायरिंग किए रखते हैं। मैं ये समझता हूं कि पूरी कौम को ये समझना चाहिए और ख़ास तौर पर मोदी के जो अज़ाइम हैं उसको नाकाम बनाना चाहिए। हमारी पाक फ़ौज जो है वो हर किस्म के उनके अज़ाइम का मुँह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। मैं समझता हूँ कि ये जो मोदी जो कुछ कर रहा है इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके बहुत खौफनाक और तबाहकुन नताइज साबित हो सकते हैं। दोनों न्यूक्लियर मुल्क हैं और ये इस तरह की जो झड़पें हैं बाज़ दफ़ा ये फिर बड़ी जंग की शक्ल अख्तियार कर जाती हैं और जंग दोनों मुल्कों के मफाद में नहीं है, तबाही है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो है पूरी कौम को अब मुत्तहिद होना चाहिए और पाक फ़ौज के साथ खड़ा होना चाहिए ताकि मोदी की जो साजिशें हैं उनको नाकाम किया जाए जी। तो इसमें अब एक जानिब ये मुआहदा हुआ है, दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि LOC पर बिला इख्तियार फायरिंग का सिलसिला बढ़ता चला जा रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि अमेरिका और इनके दरमियान मुआहदे की शक्ल में अमेरिका भी कहीं सपोर्ट कर रहा है। देखिए, अमेरिकन जो हैं वो जब से हमने CPEC किया है ना, CPEC के फ़ौरन बाद वो मुसलसल जो है वो इंडिया की हमायत कर रहे हैं और किसी न किसी शक्ल में
इंडिया से कोई ना कोई वारदात कराते रहते हैं। सही। अब आपने देखा होगा कुलभूषण पकड़ा गया है और कुलभूषण जो है वो सारा नेटवर्क वही चला रहा था। ठीक है, इसी पर भी बात करते हैं। हमें ज्वाइन किया है चेयरमैन कायमा कमेटी दाखिला सेनेटर रहमान मलिक साहब ने। बहुत शुक्रिया रहमान मलिक साहब वक्त देने का। सर, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आपने पहले भी एक लेटर वजीर आजम को लिखा, अब फिर आपने एक लेटर लिखा है, उसमें कुछ मुतालबात किए हैं, हमें आगाह कीजिएगा इस हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं जो भी सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, बीइंग चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी चीयर हैसियत पाकिस्तानी हमेशा हाईलाइट करता रहता हूँ। मैंने जुलाई 12 2016 को ये कहा था कि ये जो सैटेलाइट बनाया इन्होंने और उसमें इन्होंने जॉइंट वेंचर किए कि हम मौसम का हाल पता करेंगे, कोऑर्डिनेट इकट्ठे करेंगे। मैंने कहा ये स्पाइंग कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, इसलिए हमें फौरन यूएन में जाना चाहिए और ये मुतालबा करना चाहिए कि इसको रोका जाए। खैर, हमारी हुकूमत ने कुछ नहीं किया उस वक्त की हुकूमत ने, और डाउन द लाइन ऑफ 4 इयर्स मेरी जो एप्रीहेंशन थी वो करेक्ट हुई और 27 अक्टूबर को जो उन्होंने जॉइंट वेंचर रियल टाइम इंटेलिजेंस और मॉनिटरिंग ऑफ द मिलिट्री एसेट्स ऑफ द रीजन वो उन्होंने किया है। तो उसका मतलब ये हुआ कि ये तो हमारे खिलाफ और चाइना के खिलाफ हुआ ना। और उस वक्त है जब चाइना और इंडिया की जंग जिससे अंदाज हो रही है, आपको पता है, हमारे बॉर्डर पे जो कर रहे हैं वो भी आपको पता है। और फिर मोदी का जो एक फ्रेम ऑफ माइंड है, जो आप समझते हैं कि वो नार्मल बंदा ही नहीं है, उसे हम कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वो कोई भी जो उसे बड़ा शौक है बॉलीवुड फिल्मों की तरह एयर स्ट्राइक कराने का और करने का, वो कोई भी ऐसा कदम उठा सकता है जो हमारे सॉवरेन स्टेट के खिलाफ हो सकता है। तो लिहाजा मैंने आज अपील ये पीएम से की है, नंबर 1 कि आप यूएन में जाएं, ये पूरे केस को उठाएं वहां पे। दूसरा, एससीओ में जाएं जहाँ पे चाइनीज और सारे लोग मौजूद हैं। तीसरा, मैंने कहा है कि चाइना के साथ एक मीटिंग करें और ये उनके साथ खुल के बात करें और ये पता करें कि हमारी काउंटर स्ट्रैटेजी क्या होगी। दूसरा ये कि मैंने कहा है पार्लियामेंट को कॉन्फिडेंस में दें, ये भी इस्तेमाल करने के लिए है, इसी की वजह से आप प्राइम मिनिस्टर बने हैं, इसको भी इस्तेमाल करें और इन कैमरा पूरी तफसील दे कि आपके पास काउंटर स्ट्रेटजी क्या है। और ऑफ कोर्स जो हमारे इस वक्त हालात हैं, ये मैंने किया कि पाकिस्तान की जो स्टेट मिशनरी है, मीडिया है, स्टेट सारे के सारे इस पे काम करें। अब इंडिया जिस अंदाज से पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है या बातें कर रहा है या प्रोपेगेंडा करता है, लगता है ऐसे है कि इंडिया में तो कुछ भी नहीं है, इंडिया बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है, सिर्फ पाकिस्तान में मसाइल है। तो ये देखें, ये जो 5th जनरेशन वॉरफेयर है, उसी से ये बिल्कुल उसका हिस्सा है। पाकिस्तान के खिलाफ एक बहुत बड़ा कदम जारी है इंटरनेशनल लेवल पे, और ये भी एक इसको नहीं भूलना चाहिए। हमें बड़ा ही फूंक फूंक के कदम रखने हैं और ये यूनिटी का जो इस वक्त हमें सख्त जरूरत है। और आज हम आपस में लड़ते हैं, और मैं अभी थोड़ी देर पहले अपने प्रेसर में भी कह रहा था कि पाकिस्तानी जो हमारे सियासतदान हैं, हमारी अवाम है, जो इदारे डील कर रहे हैं, जो इस वक्त खास तौर पे मीडिया है हमारा, इसको बड़ा गौर से देखें और ये जो सियासत एक तरफ रखें और सिक्योरिटी इश्यूज को एक तरफ रखें। सिक्योरिटी कोई गुड्डी गुड्डे का काम नहीं है, ये नेशनल इंटरेस्ट है, पाकिस्तान की सालमियत है। हमें अपने इदारों के साथ बात करनी है, इदारों का साथ देना है, इदारों को हमने बैकअप करना है, उनको ये फील कराना है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान के सियासतदान उनके साथ हैं। आई होप कि मेरी ये अपील जो है पाकिस्तान मीडिया जो है वो बड़ा स्ट्रांगली लेगा और प्राइम मिनिस्टर मेरी इस बात को सियासत से ऊपर देखेंगे। बिकॉज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट पॉलिटिक्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द नेशनल सिक्योरिटी, आई एम टॉकिंग अबाउट द इंटीग्रिटी ऑफ पाकिस्तान। मैं ये देख रहा हूँ कि आने वाले वक्त में हमें इसकी बहुत जरूरत होगी और कुछ किसी वक्त भी कोई कर सकता है। और आपने देखा है कि मैंने पहले भी जो बात की थी, पाकिस्तान में पैसा पंप इन हुआ है, हमारे मुल्क में बहुत से जासूस बहुत से महकमों में आ चुके हैं, मैं उसको लिस्ट आउट कर रहा हूँ, मुख्तलिफ अंदाज से वो पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं। तो इसमें हुकूमत को भी अब कार्रवाई करनी चाहिए, कुछ वीडिंग आउट होनी चाहिए, और वो लोग जो एजेंट हैं और उन पर शक है उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, बल्कि एक कमीशन बनाना चाहिए कि पाकिस्तान की सालमियत को बेहतर बनाने के लिए हमें क्या क्या कदम उठाने चाहिए। और हमारा एक जो लाएअमल और जो हमारे एक रूल्स ऑफ बिजनेस है हमारा अपने लिए, वो भी होना चाहिए। जैसे आप कहते हैं हमारी एसओपी होनी चाहिए, पब्लिक के लिए भी, सियासतदानों के लिए भी, और जो इदारे काम करें उनके भी, कि जो सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान है सुप्रीम, और इसको हमने सामने रख के आगे लेके चलना है। मुझे उम्मीद है कि आप भी एक बड़े तरीन साहब भी और बड़े एक एक्सपर्ट, माशाल्लाह इनका बड़ा तजर्बा है और मैं इनको एटलीस्ट 35 ईयर से देख रहा हूँ। तो आई होप कि इसको पूरी तरह से इसका प्रचार किया जाएगा, पाकिस्तान में सिक्योरिटी लाना। और प्राइम मिनिस्टर मेरी इस बात को, जो मैंने आज खत लिखा है, इसको कोई सियासी रंग नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की सालमियत और इंडिया को एक्सपोज करना है कि वो किस लेवल तक हमारे खिलाफ चला गया और आगे वो किस लेवल तक हमारे खिलाफ जा सकता है। तो आई होप, और दूसरे जो हमारी फौज है माशाल्लाह,
वो उनकी भी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। वो आज 30 साल से लड़ाई कर रहे हैं, जंग कर रहे हैं, अपनी जानों का नजराना दे रहे हैं और पाकिस्तान की हिफाजत कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। और मैं ये बता देता हूँ कि पाकिस्तान जिस अंदाज से लड़ रहा है और हमारी फौज की जो बहादुरी है वो तो पूरी दुनिया जानती है। लिहाजा उन्हें हम फख्र से उनको सल्यूट भी करते हैं और उनकी तारीफ भी करते हैं। अल्लाह उनको और हिम्मत दे और हमारे पाकिस्तान के खिलाफ जो बुरी नजर से देख रहे हैं उनको डील करने के लिए मलिक मलिक साहब आप ये बताएं कि मोदी के अज़ाइम जो हैं इनको बेनकाब करने के लिए पाकिस्तान को खारजा अमूर पर क्या क्या करना चाहिए, इस हवाले से क्या तजवीज़ करेंगे आप? देखिए जी, मैंने अभी जो 5 नुकात दिए हैं उसमें न जो आपकी यूएन में जाना चाहिए, एससीओ में जाना चाहिए, जितने भी इंटरनेशनल फोरम है जहाँ पे बैठ के पाकिस्तानी एम्बेसीज और जो मीडिया है हमारा लोकल और बाहर, वो इसको हाईलाइट करे और कहे कि देखिए हमारे साथ ये हो रहा है, इसको रोकें। जब तक हम पब्लिक को इसमें नहीं लाएंगे, दूसरे लोगों को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, सार की ये कॉन्फ्रेंस बनाए पाकिस्तान में और सारे मेंबर्स को सिर्फ एक्सप्लेन करें। अगर वो नहीं आ रहे तो जूम पे आए, ठीक है। इस वक्त बड़ा जरूरी है, नेपाल से लेकर बांग्लादेश से लेकर थाईलैंड से लेकर चाइना से लेकर सारे ममालिक उसी सैटेलाइट के ऑर्बिट में है। ये मिलिट्री सैटेलाइट है, ये कोई मौसमी सैटेलाइट नहीं है। मैं पूरी तफसील दी अपने लेटर में भी दिया है और आज मेरी एक आर्टिकल एक बड़ी अखबार में छपा हुआ है इस सिलसिले में, वो भी देख लें। मैं तो सिर्फ इसको डेडिकेट किया अपने आप को सारी चीजें निकाल के पब्लिक के नोटिस में लाना, और वो इदारे जानते हैं इन सारी चीजों को। इन इदारों को हमें बैकअप करना है, हमने आगे लेके चलना है। और मेरा ख्याल है कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी में थोड़ी सी आइसोलेशन आई है, मैं किसी भी गिला नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी पॉलिसी को इम्प्रूव होना चाहिए और इस तरह इम्प्रूव होना चाहिए कि हम सब मिलकर एक बात करें, फर्स्ट पाकिस्तान एंड देन पॉलिटिक्स। मलिक साहब आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए जरा एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ। अमेरिका में इलेक्शन हो रहे हैं, उन इलेक्शन के आप क्या देखते हैं नताइज हमारे खित्ते पे क्या मुरतब हो सकते हैं मुस्तकबिल की सियासत में? हमारे खित्ते में तो देखें जी, हमने जो बाइडेन के साथ काम किया, जब मैं इंटीरियर मिनिस्टर था तो फॉरेन रिलेशन के वो थे इंचार्ज, उस वक्त बड़ी अच्छी इंटरेक्शन हुई, मुझे इंट्रोड्यूस मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद साहब है उनसे कराया था, तो हमारे लिए तो वो बहुत बेहतर है। लेकिन अमेरिका की अवाम का फैसला, वो जिसको भी लाएंगे हम काम करेंगे। लेकिन मुझे लग रहा है कि इस इलेक्शन में फटा होते देख रहा हूँ। ये बिल्कुल मुझे जो अमेरिका की पॉलिसी है हमारे पाकिस्तानी पॉलिटिक्स लग रही है, जिसमें वावेला रौला डाल देते हैं हम लोग, ये रौला पड़ेगा। और वो रौला मेरा ख्याल है कि जो बैलेट है ना आपके बाई पोस्ट जो आए हैं, जो एडवांस में तकरीबन मिलियंस हो गए हैं जो वोट जो बाई पोस्ट गए हैं, तो उसमें जो फिजिकली जो वोटिंग हो रही है उसको इसका डिफरेंस काफ़ी है। तो मेरा हाल है आज रात तक हो सकता है ट्रंप साहब अपनी यूजुअल एक उनका स्टाइल भी है, उसमें शायद ये फतह का भी ऐलान कर दे। फिर उसको हो सकता है कि ये केस बुश के वक्त जब क्या था, जूनियर बुश के वक्त के वो जीत गए थे उनके अपोनेंट कैंडिडेट, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने उनको अलाउ कर दिया था टू बिकम प्रेसिडेंट एंड टेक द ओथ। तो मुझे कुछ हालात इतने ठीक नहीं लग रहे हैं अमेरिका में इलेक्शन के। मेरी दुआ है कि जो भी कोई आए पाकिस्तान के लिए बेहतर हो, और हमें भी जो पाकिस्तानी वहाँ पे मौजूद हैं पाकिस्तानी अमेरिकन, उन्हें भी देखें कि वो पूरी कोशिश करें, क्योंकि पाकिस्तान को आगे ले जाना उनका भी फर्ज है। वो हमारे एम्बेसडर हैं और उम्मीद है कि वो कोई वही फैसला करेंगे आज जो फैसला पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया रहमान मलिक साहब, आपने कीमती वक्त दिया और हमसे गुफ्तगू की। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। हम जिक्र करेंगे अब के विफाकी काबीना का इजलास हुआ है और उसमें वज़ीर आज़म ने कुछ अहम फैसले किए हैं। जयतरीन साहब, आज इजलास हुआ है जिसमें कोरोना की सूरत हाल को भी सामने रखा गया, आपके इल्म में है, और इसके अलावा भी कुछ अहम फैसले हुए हैं। ज़रा इसकी अंदरूनी कहानी से आगाह कीजिए। मैं समझता हूँ कि तमाम वज़रा ने महंगाई पर बहुत ज़ोर दिया है, और महंगाई और बल्कि एक वफाकी वज़ीर ने तो ये भी कहा है कि जी नेशनल हाईवे में बहुत ज़्यादा करप्शन हो रही है और उस करप्शन पे अपोजिशन सियासत कर रही है। वो वीडियो जो है सोशल मीडिया पे भी चल रही है उनकी अफसरान की नेशनल हाईवे की। और आज कैबिनेट में ये भी डिस्कस हुआ है कि नेशनल हाईवे के एक डिप्टी डायरेक्टर हैं अली रज़ा साहब, जो कि इसके कैनेडियन नेशनल हैं। उन्होंने मुल्तान सखर जो है उनका भी स्कैंडल जो है वो अपोजिशन सामने लाने वाली है। और एक वफाकी वज़ीर ने ये बताया कि मुराद सईद साहब को जो है वो अपनी वजारत पर देखना चाहिए कि उनके नेशनल हाईवे में एक आदमी जो है, ये भी बताया गया कि नैब कासद था और वो जनरल मैनेजर बना हुआ है
एडमिन बना हुआ है। फिर इसी तरह वज़ीराबाद ऑफिस में हमने एक वीडियो भी चलाई थी, उस पर भी आज वज़रा ने ये जो बातें की, उन्होंने बाकी एजेंडा पे तो बातें हुई, उन्होंने ये कहा जी कि दो चीज़ें हैं, एक तो जो करप्शन के स्कैंडल्स हमारे आ रहे हैं उनको रोका जाए, मिनिस्टर अपनी वजारतों पर तवज्जो दें, दूसरा महंगाई पर तवज्जो दी जाए और कोशिश की जाए कि जो महंगाई जो है वो कम से कम उसको जल्द से जल्द कंट्रोल किया जाए। अगर हम महंगाई पर कंट्रोल कर पाए तो अपोजिशन की जो मौजूदा सियासत है वो ख़त्म हो जाएगी। अगर हम महंगाई पे कंट्रोल ना कर पाए तो इससे फिर बहुत ज़्यादा जो है सूरत हाल ख़राब हो जाएगी। आज बहुत सारे वज़रा ने महंगाई के हवाले से बात की है। आपको याद होगा पिछले दिनों कौमी असम्बली में भी बहुत सारे नूर आलम वगैरह लोगों ने ये बात की कि जनाब हम मुंतखब होके आए हैं। एक वज़रा को और बहुत गिला है, क्या वज़रा जो निजी महफ़िलों में भी बात करते हैं, प्राइम मिनिस्टर के सामने गो खुल के बात नहीं करते, लेकिन दबे दबे लफ्ज़ों में वो ये कहते हैं कि जो मुंतखब लोग हैं, जो अवाम के वोट लेकर आए हैं, उन लोगों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है और जो टेक्नोक्रेट्स हैं, जो गैर मुंतखब लोग हैं, जो कहीं जवाब नहीं दे पाते, जिन्हें कहीं जवाब देने के वो होते हैं, वो अपना मर्ज़ी से आते हैं और बड़े अहम फ़ैसले करते हैं और उन फ़ैसलों की वजह से आवाम को काफ़ी जो है मुश्किलात पेश आती हैं और फिर जो लोग आवाम से वोट लेके आते हैं, जब वो आवाम के पास जाते हैं तो जवाब उनको देना पड़ता है। मैं समझता हूँ कि आज कैबिनेट में ये सारी बातें खुल के हुई, फिर बिजली के हवाले से जो है उस पर काफ़ी रिलीफ दिया गया है। मैं समझता हूँ अब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है वो पूरी तरह मुतवज्जो हो गए हैं, क्योंकि टाइम भी अब थोड़ा रह गया, आधा टाइम गुजर गया है। अब वो महंगाई जो है उसको कंट्रोल करना चाह रहे हैं, वो रोज़गार की तरफ आना चाह रहे हैं कि लोगों को रोज़गार मिले। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हुकूमत अगर कोई फ़ैसला करती भी है तो उसके इम्पेक्ट आवाम तक नहीं आ पाते। आपने देखा होगा माजी में पेट्रोल की कीमतें कम की तो वह आपने देखा कि जी पेट्रोल ही नहीं मिला, माफिया ने पेट्रोल नहीं दिया। प्राइम मिनिस्टर बार बार ये कहते हैं, बल्कि प्राइम मिनिस्टर ने आपको याद होगा एक तकरीब में ये भी कहा था कि अस्पतालों में भी माफिया बैठा हुआ है जो हमें ठीक नहीं करने दे रहा। तो मेरे ख्याल में अब वक्त आ गया है कि बातें कम की जाएँ, वज़रा अपनी कारकर्दगी बेहतर बनाएँ, तमाम वज़रा जो हैं अपने महकमों में करप्शन ख़त्म करें, आवाम के लिए रिलीफ पैदा करें और महंगाई जो है उसको ख़त्म किया जाए। अहम फैसले आज क्या हुए हैं इस हवाले से? तो जैसे आपने बिजली का जिक्र किया है और इसके साथ साथ कोरोना का भी आज मामला था। देखिए मैं आपको अर्ज़ करूं कि कैबिनेट में ओवरऑल जो है मुल्क की सियासी सूरत हाल पर जो है बातचीत की गई है और ज़्यादातर अपोजिशन के हवाले से बात की गई है कि अपोजिशन जो है उनके आने वाले जलसे, और फिर उसमें जो अपोजिशन में ख़ास तौर पर जो मियां नवाज शरीफ का बयानिया है उस पर बात की गई है। इसके अलावा जो अय्याज सादक साहब ने, सरदार अय्याज सादक साहब ने जो बयान दिया इदारों के ख़िलाफ़ जो बात, इससे आप किस तरह काउंटर करना है। फिर काबीना में ये भी डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान पर भी क्वेश्चन हुआ कि जी आपने यहाँ से निकाल के वहाँ भेज दिया गया है, तो उनके बारे में एक ये जवाब दिया गया है एक मिनिस्टर की जानिब से आज कैबिनेट में कि जनाब क्योंकि सामने अपोजिशन में 3 ख़वातीन जो हैं वो पार्टी चला रही हैं, मरीम नवाज़, मरीम औरंगज़ेब और उज़्मा बुखारी साहबा, तो उनके लिए ज़रूरी था कि डॉक्टर फिरदौस आशिक अमान को पंजाब के मैदान में उतारा जाए ताकि वो जवाब दें। मैं समझता हूँ कि ये जो हुकूमती फ़ैसले या जो कैबिनेट में फ़ैसले हो रहे हैं, फ़ैसले तो देखने में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन नकी साहब अफसोस ये है कि इन फ़ैसलों का जो इम्पेक्ट आम आदमी में पड़ना चाहिए, आम आदमी की ज़िंदगी में पड़ना चाहिए, वो नहीं पड़ रहा। अभी तक हुकूमत ये वाज़े नहीं कर पा रही, जो कोरोना जो बढ़ रहा है, मुसलसल जो कोरोना बढ़ता जा रहा है, आए रोज़ आप देख लें कि केसेस आ रहे हैं सामने, उसको कैसा रोका जाए, लोगों को किस तरह इस बात पर आमादा किया जाए कि वो समाजी फासले रखें, मुंह पे मास्क लगाएं और एहतियाती तदाबीर जो हैं वो उनका ख्याल रखें। लेकिन ऐसा करने में हुकूमत जो है वो नाकाम नज़र आ रही है, जो हुकूमती इदारे जो हैं वो नाकाम नज़र आ रहे हैं। आप इस्लामाबाद में देखें, लोग मार्केटों में घूम रहे हैं, हजूम के हजूम हैं, रेस्टोरेंट खुले हुए हैं और रेस्टोरेंट पर लोग करीब करीब बैठे हुए हैं, कोई मास्क नहीं लगा हुआ। तो ये बड़ी परेशान कौन सूरत हाल है। फिर आपने स्कूलों की सूरत हाल देख ली है कि स्कूलों में क्या कुछ हो रहा है। आए रोज़ किसी न किसी स्कूल में जो है वो एक दो बच्चे कोरोना वायरस में मुतला हैं, उनके टेस्ट पॉजिटिव आ रहे हैं, स्कूल सील किए जा रहे हैं। इस हवाले से अब एक इजलास बुलाया गया है कि वो सूबाई वज़रा का, सूबाई वज़रा तालीम का, उसमें अब ये देखना है कि ये स्कूल के लिए क्या पॉलिसी बनाते हैं, क्या स्कूलों को बंद करने वाले हैं। मैं समझता हूँ आज मैंने बहुत कोशिश की कि ये पता किया जाए कि क्या हुकूमत तालीमी इदारों के हवाले से क्या पॉलिसी रखती है, लेकिन किसी भी आदमी के पास मेरे इस सवाल का जवाब नहीं था। लॉकडाउन के हवाले से क्या पॉलिसी है? मैं समझता हूँ कि लॉकडाउन के हवाले से प्राइम मिनिस्टर ने तो ये बात कह दी है कि लॉकडाउन नहीं होगा, लॉकडाउन नहीं होगा। किसी इलाकों में जो देख लिए जाएंगे, मार्क कर लिए जाएंगे, जिन इलाकों में ज़्यादातर जो है ये कोरोना निकल आएगा, हो सकता है वो माजी की तरह स्मार्ट लॉकडाउन वहाँ लगा दिया जाए, लेकिन
कोई ऐसी बात नहीं है कि भाई को मुल्क में को मुल्कगीर लॉकडाउन किया जा रहा है, कुछ ये किया जा रहा है, क्योंकि अपोजिशन की जानिब से, इन अपोजिशन के बाद रहनुमाओं की जानिब से इन खदशात का इजहार किया जा रहा था कि हुकूमत जो है वो सेनेट इलेक्शन से पहले को बड़ा लॉकडाउन लगा देगी और अपोजिशन की जो एहतजाजी तहरीक है उसको रोका जाएगा और अपोजिशन जो इस्तीफ़े देने का प्रोग्राम रखती है उसको भी रोका जाएगा। तो इस हवाले से जो है अपोजिशन की जानिब से अपोजिशन के रहनुमा जो हैं वो निजी महफ़िलों में इस किस्म की गुफ्तगू करते रहे हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत कोई ऐसा लॉकडाउन लगाने का प्रोग्राम नहीं रखती। क्योंकि देखें बात यह है नकी साहब, अगर आप लॉकडाउन लगा देंगे जो गरीब आदमी हैं, आप ये देखें कि आटा महंगा है, चीनी महंगी है। कल मैंने बात की खान आज़म की, I-10 से उन्होंने हमें बताया था, खान लियाकत साहब, उन्होंने कहा कि जी चीनी महंगी है, सब्ज़ियाँ महंगी हैं, दाल महंगी हैं, बैंगन तक महंगे हैं जो आम सब्ज़ी थी। तो इस तरह ये जो महंगाई है, इस महंगाई के दौरान अगर आप लॉकडाउन कर देंगे तो वो गरीब आदमी जो दिहाड़ीदार है, जो डेली 500,000 लेके जाता है, वो कहाँ से खाएगा? उसके लिए क्या किया जाएगा? पहले भी हुकूमत ने कहा जी हम टाइगर फोर्स बना रहे हैं, वो खुराक देंगे। आप यकीन माने कि टाइगर फोर्स के बनते ऐलानात तो मैंने बहुत सुने हैं, लेकिन मैंने बहुत से दूर दराज इलाके, जनूबी पंजाब के जो दूर दराज इलाके हैं, मैंने वहाँ लोगों से पता किया, कहीं कोई नज़र नहीं आ रही थी। एक टाइगर फोर्स हुकूमत ने महंगाई के लिए बनाई हुई है कि वो लोगों की दुकानों पर जाते हैं और वहाँ पर तस्वीरें बना के भेजते हैं, लेकिन क्या ये टाइगर फोर्स जो है इसकी कोई आइन कानून में कोई हैसियत है? ये कल को उन्होंने एक और फोर्स बना ली, मुस्लिम लीग ने उन्होंने जवान शेर दिल जवान बना लिए उन्होंने। तो ये क्या कोई मुल्क में कुछ तसादम कराना चाहते हैं आप नौजवानों के दरमियान? ये क्या है? जब तमाम इदारे मौजूद हैं, पुलिस मौजूद है, बाकी इदारे मौजूद हैं, ज़िला इंतज़ामिया मौजूद है, फिर टाइगर फोर्स की क्या ज़रूरत है? मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत के लिए बहुत टेस्ट केस है। आने वाले 2 महीनों में अगर महंगाई कम ना हुई तो अपोजिशन के जिस तरह जलसे बढ़ते जा रहे हैं, और मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि अपोजिशन के जलसों में अवाम की शिरकत जो है वो अपोजिशन की वजह से नहीं आ रही, ना अपोजिशन के बयानी की वजह से आ रही, वो हुकूमत की जो पॉलिसी है, हुकूमत की जो कारकर्दगी है, उससे मायूस होकर लोग वहाँ जा रहे हैं और वो हुकूमत की पॉलिसी मजबूर कर रही है आम आदमी को कि हुकूमत के खिलाफ होने वाले एहतजाज में शामिल हो। जी सही है। काबीना के हवाले से भी हमने बात की, उसके अहम फैसलों के हवाले से भी। अब ब्रेक का टाइम हुआ है और ब्रेक के बाद हम जिक्र करेंगे अमरीकी इंतखाबात के हवाले से। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम जिक्र करेंगे अमरीकी इंतखाबात का, जो कि बड़ी गहमा गहमी है और अमरीकी इंतखाबात जारी हैं। कैंपेन के हवाले से भी हमने गुज़िर रोज़ भी बात की। सजाद तरीन साहब, क्या समझते हैं अमरीकी इंतखाबात के हवाले से कि दौड़ जो है वो बड़ी कांटे का जो मुकाबला हमारे यहाँ कहा जाता है वो जारी है जो बाइडन और ट्रंप के दरमियान? ये बात बिल्कुल ठीक है और जो बाइडन जो है वो लग रहा है कि जीत जाएगा। लेकिन अभी आप हमारे साथ ब्रेक से पहले रहमान मलिक साहब थे, साबिक वज़ीर दाखिला, तो उन्होंने ये कहा कि ये पाकिस्तान वाली सूरत हाल बन गई है अमेरिका में और सूरत हाल ख़तरनाक होती जा रही है कि अगर ट्रंप इलेक्शन हारते हैं तो हो सकता है कि वो माने ही नहीं कि मैं हारा हूँ। तो वो कह रहे थे अल गौहर था जब के ज़माने में, तो अल गौहर जीत गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको कहा था कि नहीं जी। तो ये सूरत हाल कोई ऐसी बनती जा रही है, मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ राय। लेकिन मैंने कल भी ये बात इस पे आपका तजिया लेते हैं। हमें ज्वाइन किया है मुशीर बराए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चौधरी साजिद तारड़ साहब। बहुत शुक्रिया जो सब वक्त देने का। सर, आप क्या समझते हैं इस वक्त क्या गहमा गहमी है, कहाँ तक बात पहुंची है, कौन आगे आ रहा है ट्रंप और जो बाइडन के मुकाबले में? देखिए, इस वक्त जो अमेरिका के हालात हैं वो ये चल रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब को जो बाइडन के साथ जो है वो मुकाबला नहीं है, मुकाबला CNN और प्रोग्रेसिव मीडिया के साथ है। अब मैं ये बताना चाहूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने खुद अगले दिन अपनी तकरीर में फरमाया कि मेरी 96% मीडिया कवरेज इज एंटी ट्रंप। यहाँ पे मैं उसके साथ एक आपको आर्गूमेंट बताना चाहूंगा कि हंटर बाइडन का लैपटॉप पकड़ा गया, करप्शन की सारी शवायद मिले, FBI के पास वो 1 साल से था। जब वो न्यूज बाहर निकाली तो फेसबुक और ट्विटर ने उसको बंद कर दिया। तो उसमें यह हुआ है कि वो उनको बुलाना पड़ा उनके CEO को कैपिटल हिल पे। तो अमेरिका में इस वक्त ये हालात चल रहे हैं। जो बाइडन जो कि 47 साल का थका हुआ हारा हुआ सियासतदान है, उसके साथ मुकाबला नहीं है। मुकाबला इस वक्त जो है दूसरी ताकतों के साथ है, तशद्दुद पसंद लोगों के साथ, लूटमार करने वालों के साथ। और मेरा एक आखिरी वायलेंट पॉइंट ये होगा, आपको बताना चाहूंगा कि जीता हुआ बंदा भी कभी आग लगाता है या लूटमार करता है। इस वक्त अमेरिका लॉकडाउन पोजीशन में है और सारे डेमोक्रेट जो गवर्नर और मेयर्स हैं वो लोगों को उकसा रहे हैं कि जाके बाहर निकल के लूटमार की जाए, पुलिस उनको हाथ न लगाए। तो ये सारे हारे हुए लोगों में निशानियां हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब को हराया नहीं जा सकता। उन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट 3.4% लेके गए थे और अभी एक हफ्ता पहले
अमेरिका की जीडीपी आई है 33.1%। दे आर फैक्ट एंड फिगर्स। तो लोग ये देख रहे हैं अमेरिका है, ये कोई डेवलपिंग कंट्री नहीं है। अच्छा साजिद ताड़ा साहब, ये बताएं कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कहा है कि जंगें हमने नहीं करनी, जंगें हमारे मफाद में नहीं हैं, तो कि ये जो उनकी पॉलिसी है इसको अमेरिकन कैसा देख रहे हैं? सर, अमेरिकन इसको पसंद करते हैं क्योंकि अमेरिका का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो खराब हो चुका है। यहाँ के एयरपोर्ट जो है वो मिडिल ईस्ट के एयरपोर्टों से 50-50 साल पीछे हैं। लोग अब चाहते थे कि ऐसा प्रेसिडेंट आए जो कहे अमेरिका फर्स्ट, अमेरिकन वर्कर्स को जॉबें मिले, अमेरिकन बिजनेस प्रॉस्पर करें। और दिस इज व्हाट डोनाल्ड ट्रंप डिड इट एंड ही रैन विद इट। जिस तरह मैं बता रहा हूं, अमेरिका की इकोनॉमी स्टिल बूमिंग। तो लोगों को चाहिए था कि इस वक्त दुनिया से जंगें लड़ लड़ के अमेरिका हार चुका था, अब उनको इंटरनल पे तवज्जो देने की जरूरत थी और वो दे रहे हैं। और उसमें ही सक्सेसफुल अमेरिकन हैव बीन वाचिंग इट, दे आर बिहाइंड। मैं जाता रहा हूं, सफर करता रहा हूं प्रेसिडेंट के साथ, प्रेसिडेंट साहब के साथ, खासकर नॉर्थ ईस्ट की स्टेटों में वहां तिल रखने की जगह नहीं होती थी। वर्सेस जब आप जाते हैं जो बाइडेन के, तो सारे 10-10, 15-15 गाड़ियां होती है सारी वहां पे। तो ये सारी इन चीजों का ये अंतिया है कि ये आगे इस तरह बातें नहीं चलेंगी। साजिद तारड़ साहब, इसी में आप बताइएगा, एक तो कितनी देर में नताइज की तवक्को है, और साथ पेंसिल्वेनिया और फ्लोरिडा में क्या सिचुएशन है, क्योंकि वहां पे ये कहा जा रहा था कि बड़ा सख्त मुकाबला है। देखिए, पेंसिल्वेनिया के हालात ये है, पेंसिल्वेनिया एक तो फिलाडेल्फिया जल रहा है, और उसके बाद दूसरी उसकी बात ये है कि वहां पे फ्रैकिंग के खिलाफ है जो बाइडेन साहब। उसके बाद ये कि वहां कल सबसे बड़ा एक न्यूज पेपर है, उसको कहते हैं पिट्सबर्ग गैजेट, उसने एंडोर्स कर दिया है 1972 के बाद पहली दफा किसी रिपब्लिकन को। तो वहां से तो वो जीत नहीं सकते। फ्लोरिडा में पहले भी डोनाल्ड ट्रंप साहब जीते हैं, अभी उनके नंबर स्ट्रॉन्ग आएंगे। हिस्पैनिक कम्युनिटी उनके पीछे है क्योंकि वो वेनेजुएला और क्यूबा को देख चुके हैं। लेकिन ये CNN के नंबर और बेसमेंट के नंबर ये नहीं चलेंगे। लोग अमेरिकन रियलिटी देखते हैं कि क्या हो रहा है। साजिद ताड़ा साहब, ये प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो अरब ममालिक और इसराइल के दरमियान जो मुआहदे कराए हैं वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी उनकी, तो क्या उस हवाले से को हमदर्दियां बढ़ी हैं अमेरिकन में उनके लिए? ऑफ कोर्स वो उनके पोर्टफोलियो का हिस्सा है कि उन्होंने पीस की बात की है, अमन को लेके आगे चलना चाहते हैं। इसमें मजीद और वो स्टेप्स लेंगे और मजीद अमेरिका अमन की तरफ जाएगा। नो एम्बार्गो, एम्बार्गो और सैंक्शन को यूज करते हैं टू गेन हिज ऑब्जेक्टिव्स। तो मेरे ख्याल में ये उनका एक पोर्टफोलियो के लिए हैज बीन ब्यूटिफाइड, और सेकंड टर्म में दोबारा मजीद वो पीस की तरफ काम करेंगे और नोबेल प्राइज लेंगे पीस के लिए। साजिद ताड़ा साहब, जो पाकिस्तानी वहां मौजूद हैं उनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे जो पाकिस्तानी अमेरिका में मौजूद हैं? हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया। बहुत शुक्रिया साजिद तारड़ साहब। यकीनी तौर पर बहुत ज़्यादा आज ओवरलोडेड भी हैं, इंतखाबात का ज़ाहिर है, ये इंतखाब का दिन है, तो उस दिन ये उन्होंने वक्त निकाला, ये भी उनकी बड़ी मेहरबानी है। ट्रंप साहब बड़े बिजी हैं, जो बाइडन, दोनों का मुकाबला जो है वो जारी हो सारी है। लेकिन ज़ाहिर है वो ये बता रहे हैं कि ट्रंप की फतह होगी, और ये उनका ये ख्याल है कि जो पूल्स आए हैं, जैसे हमने गुज़िश्ता रोज़ भी डिस्कस किया, उसके अगेंस्ट मामला जा सकते हैं 2016 की तरह। जब इनसे बात हो रही थी तो कि आपने हमारे प्रोग्राम में आना है, तो साजिद ताड़ा साहब बता रहे थे कि वो आज बहुत मसरूफ़ हैं जी। लेकिन उनकी बातों से, जब प्रोग्राम से पहले जो मेरी उनसे गुफ्तगू हो रही थी, उनकी बातों से तो ऐसे लग रहा है कि जैसे ट्रंप जीत रहा है। लेकिन बाकी जो CNN और बाकी जो सर्वे हैं और बाकी जो आप पोल्स आ रहे हैं, उसमें तो ऐसे लग रहा है कि ट्रंप हार रहा है। अब देखते हैं कि कुछ टाइम और लगेगा कि सामने आ जाएंगी चीज़ें। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ट्रंप ने जो बड़े बड़े काम किए, एक तो उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये किया है कि उसने कहा जी जंगें जो हैं वो अमेरिका के मफाद में नहीं हैं, हमें जो है अब जंगें नहीं लड़नी। तो जैसे अभी साजिद ताड़ा साहब भी कह रहे थे कि अमेरिका ने बहुत तवील जंगें की हैं, लेकिन मैं कल के प्रोग्राम में भी ये कह चुका हूँ कि अमेरिका जो जंगें करता है वो भी मुनाफे में जाती हैं। वो कोई ऐसा नहीं होता कि अमेरिका कोई खसारे में जा रहा होता है, वो फ़ायदे में जा रही होती हैं। और बहुत सारे उन्होंने, और आप देखें इसराइल के हवाले से जो उन्होंने किए मुआहदे किए, फिर उन्होंने एनवायरनमेंट के हवाले से जो मुआहदे से वो निकले, फिर इसी तरह और मतलब बहुत से ईरान के हवाले से देखें, जो ईरान से एक मुआहदा हो चुका था वो वहाँ से निकले। तो उन्होंने कई अजीब व गरीब फैसले किए हैं और उसका अब इम्पैक्ट यकीनन ये पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि अब अमेरिकन जो हैं उन्होंने भी देख लिया है ट्रंप का एक पूरा का दौर कि वो कैसे हैं। तो अभी मेरे ख्याल कुछ देर में और जो है वो फैसले अब सामने वाजे होने शुरू हो जाएगी सूरत हाल। लेकिन
ये जो बात की रहमान मलिक साहब ने, और अभी साजिद तारा साहब भी कह रहे थे कि जी वो लूट मार, हारने वाले लूट मार कर रहे हैं, इस तरह करें। अगर अमेरिका में ये होना शुरू हो जाए, और हमारे मुल्क में तो आपको पता है हर इंतखाबात के बाद धांधली के इल्ज़ामात लगते हैं, अब अमेरिका में भी लगने शुरू हो गए हैं। ये एक नया दौर शुरू होने वाला है। आप क्या समझते हैं, अमरीकी आवाम की एक नफ्सियात है, ज़ाहिर है मुसलसल वहाँ पे ये इस अंदाज की डेमोक्रेसी रही है, उसके मुताबिक अमरीकी सदर ट्रंप के फैसले हैं, जो बाइडन उनके मुकाबले में हैं, उनकी एक माजी की कारकर्दगी भी है, अभी भी वो बता रहे हैं। तो क्या अमरीकी अवाम इस वक्त उन इशूज़ की बुनियाद पर फैसला करेंगे? देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं कि एक दो चीज़ें ऐसी हुई हैं ट्रंप के दौर में, आम अमेरिकन को इससे कोई गर्ज नहीं कि सऊदी अरब इसराइल को मानता है या नहीं मानता, मुत्तहिदा अरब इमारात इसराइल को मानता है या नहीं मानता। आम अमेरिकन के लिए तो रोज़गार है और उनके अपने जो माशी मसाइल हैं उनका हल होना बहुत ज़रूरी है। मैं ये समझता हूँ जो कोरोना में हुआ, कोरोना में जो सूरत हाल पैदा हुई और जिस तरह अमेरिकन हेल्थ का निज़ाम बेनकाब हुआ, और अमेरिका का जो सरमायादाराना निज़ाम पूरी दुनिया में है, जो सरमायादार निज़ाम, वो कोरोना के सामने बिल्कुल बेनकाब हो गया है। और लोग ये अब सोचना शुरू हो गए हैं कि ये सरमायादाराना निज़ाम जो है ये अब नहीं चल सकता, इसका कोई मुतबादल तलाश किया जाए। देखें, मैं आपको अर्ज़ करूँ नकी साहब, दुनिया में सबसे पहले ग़ुलामदारी निज़ाम चला, कई हज़ार साल चला और वो चलता रहा। फिर उसके बाद ये शहनशाहियत आ गई और ये बहुत चलती रही। लेकिन ये सरमायादाराना निज़ाम को 300-400 साल से चल रहा है और ये अपनी, मैं समझता हूँ, अपनी हैसियत और अपना सारा कुछ खो चुका है। और ख़ास तौर पर जब से कोरोना आया है, उसमें बहुत सारे जो सरमायादाराना मुल्क थे जो हमें बहुत अच्छे लगते थे, हम, आपको याद होगा, हमारे मुल्क से तो पैसे वाले लोग अमेरिका और बरतानिया में जाते हैं इलाज कराने के लिए, लेकिन कोरोना में वहाँ के अस्पतालों का और पूरा हेल्थ सिस्टम ही बैठ गया है और उससे बेरोज़गारी बहुत हुई है। ये यकीनन डोनाल्ड ट्रंप के लिए मनफी नताइज पैदा करेगी। जी, लेकिन इसमें जिस सरमायादाराना निज़ाम की आप बात करें, जो बाइडन और ट्रंप दोनों उसी निज़ाम का हिस्सा है। नहीं, मैं ये समझता हूँ कि ये सरमायादाराना निज़ाम जो है उसने पूरी दुनिया को अपने लपेट में लिया हुआ है और पूरी दुनिया के वो बड़े मुल्क जहाँ ये कहा जाता है कि हेल्थ का निज़ाम बहुत अच्छा है, एजुकेशन का निज़ाम बहुत अच्छा है, वहाँ लोग बेरोज़गारी की शरह बहुत कम है, ये कोरोना आने की वजह से वो बेनकाब हो गया है कि वहाँ हेल्थ का सिस्टम अच्छा नहीं था। वहाँ आपने देखा होगा लोग किस तरह मर रहे हैं। पाकिस्तान की लोग तारीफ़ कर रहे हैं, पाकिस्तान में वो वसाइल नहीं है, हेल्थ का निज़ाम उस तरह नहीं है, लेकिन हमने जो है ये पहला जो मरहला हमारा गुजरा, दूसरे में अब ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं। पहला जो मरहला पाकिस्तान में गुजरा, पाकिस्तान ने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया है और हमारी हुकूमत ने जो लॉकडाउन किए हैं और एक उन्होंने स्मार्ट लॉकडाउन किए हैं, पूरा मुल्क लॉकडाउन नहीं किया। हमारे साथ इंडिया देख लें क्या सूरत हाल है, उन्होंने पूरा मुल्क लॉकडाउन कर दिया और उसके नताइज भी तबाहकुन हुए। इसी तरह अमेरिका में लॉकडाउन भी हुआ, लेकिन उनका जो हेल्थ का निज़ाम था जिसके ऊपर पर्दा पड़ा हुआ था और दुनिया भर से लोग कहते थे जी बहुत अच्छा निज़ाम है, बहुत हेल्थ का अच्छा निज़ाम रहेगा, यहाँ से भी लोग जाते थे। एक कोरोना के झटके में वो सारे का सारा जो है वो बेनकाब हो गया है कि वो किसी काम का नहीं है। इसीलिए ये दुरुस्त है आपकी बात कि ये सरमायादाराना निज़ाम के दोनों कैंडिडेट वो हैं, पूरी दुनिया में उसने घेरा हुआ है, चंद ममालिक को छोड़ के जहाँ के सोशलिस्ट कंट्रीज़ हैं वहाँ सोशलिज़म है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अब दुनिया इस बात पर गौर कर रही है, सोचने पर मजबूर हो गई है कि इंसानी फलाह बहबूद के लिए कौन सा दूसरा निज़ाम, मुतबादिल निज़ाम लाया जाए, क्योंकि ये जो निज़ाम है, ये जो सरमायादाराना निज़ाम है, ये अवाम की गुर्बत, बेरोज़गारी, महंगाई दूर करने में नाकाम हो गया है। अवाम की जो मुश्किलात हैं, इंसानियत का जो दर्द है, इंसानियत का जो दुख है, उसको ये दूर करने में नाकाम हो गया है, उससे निजात नहीं मिल रही। जैसा दुनिया ये सोच रही है कि हम एक नया कोई मुतबादल के तौर पर लाया जाए। अच्छा, इसी में आप क्या समझते हैं, जो रेसिज्म की बात की जाती है वो परसेंटेज कितना असर डालेगी इन इलेक्शंस पर? मैं समझता हूँ बहुत डालेगी। ये 2-4 वाक़यात आपको पता हुए और उसके, ये तो एक अमेरिका में पुराना वो है, ये चल रहा है रेस, लेकिन इनके डोनाल्ड ट्रंप साहब के ज़माने में बहुत ज़्यादा जो हैं वो जो ब्लैक हैं, काले हैं, वो पुलिस के हाथों मारे गए, फिर आपने देखा कितने हंगामे हुए। तो मैं ये समझता हूँ ये बहुत इम्पैक्ट डालेगा उसमें। और फिर उसके बाद जो पाकिस्तानी वहाँ हैं वो ये समझते हैं, बहुत सारे पाकिस्तानियों से आज बात हो रही थी, तो नकी साहब वो ये समझते हैं कि अगर ये डोनाल्ड ट्रंप रहा तो शायद कश्मीर का मसला हल नहीं हो सकेगा। आम लोगों का वहाँ ख्याल ये है और आम लोग ये समझते हैं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप हार जाए तो हो सकता है कि आने वाला जो है वो कश्मीर के लिए कोई ना कुछ करे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कश्मीर के लिए कुछ नहीं किया। लिहाजा वहाँ जो है ये साजिद तारा साहब भी पाकिस्तान बाइडन से की हैं। हिस्ट्री तो इंडिया के साथ ताउन के हवाले से है, एक बड़ी
तवील हिस्ट्री। इसमें कोई शक नहीं। आपने देखा होगा रहमान मलिक साहब भी कह रहे थे कि मैं जब वज़ीर दाखिला था तो मैं उस वक्त उनके साथ काम करता रहा हूँ। वो बात आपकी ठीक है, लेकिन जिस तरह ट्रंप ने जो पॉलिसी अपनाई है, हो सकता है कि ये लोग वहाँ जो अमेरिकन पाकिस्तानी हैं उनका ये ख्याल है कि जो बाइडन इस तरह नहीं करेगा जी, इस तरह से नहीं करेगा। बिल्कुल, ये बड़ी अहम बात है। प्रोग्राम का वक्त जो है वो भी चूँकि ख़त्म हो गया है। अमरीकी इंतखाबात जो हैं उनका फैसला कुछ देर में सामने आ जाएगा। ज़ाहिर है हर मुल्क अपने तनाजुर में उसे देख रहा है, पाकिस्तान अपने तनाजुर में देख रहा है। अब देखना ये है कि आने वाली हुकूमत क्या कुछ करती है, लेकिन इस बार ये बड़ा अहम है कि ये लोग, हम भी समझ गए हैं कि अमरीका के जो उनके मुल्की मफाद में फ़ैसले होते हैं वही चाहे कोई भी सदर हो, कोई भी शख्सियत तब्दील हो, वो जारी व सारी रहते हैं। एतजाज़ नकी और सजाद तरीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।